हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपशिखा। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी एग्ज़ाम होता क्या है। कंप्लीट गाइड, क्या होता है ये एग्ज़ाम, कौन कराता है ये एग्ज़ाम, इसमें क्या क्या पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, क्या सेक्शंस हैं इसके, क्या ड्यूरेशन रहती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर बेस्ड है, और क्या कितने सब्जेक्ट्स हम कवर कर सकते हैं, और मेन टारगेट क्या है ये एग्ज़ाम कराने का, कराना क्यों है ये एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जा सकते हो, और इस एग्ज़ाम को बेसिकली आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम शुरू की तैयारी शुरू करने से पहले आपके पास आपको पता तो हो कि आप किस एग्ज़ाम में घुसने वाले हैं, उसमें चाहिए क्या। ठीक है, एक आइडिया तो लगे ना, तैयारी करके ही घुसेंगे ना इसके अंदर हम। तो सी यू टी अपना जो एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये ना एन टी ए हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, वो कराती है। इसका बेसिक जो एक आइडिया है, टू गिव अ लेवल फील्ड टू एवरीवन, अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएं। ये बेसिक इसका एक आइडिया है। ठीक है, ताकि सबको, जो भी टैलेंटेड है, जो भी कहीं से भी आ रहा हो, इरिस्पेक्टिव वो कहाँ से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है अपने थ्रू आउट इंडिया, और इवन बाहर भी इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, दे कैन एंटर टू देयर डिज़ायर्ड और टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इस एग्ज़ाम का हम ये जो अपनी जो डेट्स है ना, सी यू टी यू जी 2026 की डेट्स, ये टेंटेटिव आइडिया मैं आपको दे रही हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम की जो डेट्स थी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म हमारा मार्च के अराउंड निकलेगा 2026 में। एप्लीकेशन करेक्शन उसके एक आधे हफ्ते के बाद होगा, और फ़ी पेमेंट भी उसी ड्यूरेशन में। तो बेसिकली ये सारे काम हमारे ये सारे वाले जो अपने काम है ना, ये अपने मार्च के अंदर में हो जाएंगे। ये वाले काम अपने मार्च के अंदर में हो जाएंगे। अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, क्या कहते हैं वो, उसकी डेट यूजुअली मई के अंदर अपनी आएगी। और हमारा जो एडमिट कार्ड है वो यूजुअली 4 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम हमारा जो है बाहर आ जाता है। एग्जामिनेशन की डेट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड में या जून 2026 के बीच में समवेयर अनाउंस होगी, और बेस्ड ऑन दैट डेट हमारा जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जून 2026, जो कि टेंटेटिव है, वह तब अनाउंस होगा। अब हम एक बार ना एक सुपरफिशियल आइडिया भी ले लें कि क्या फ़ीस रहती है इस एप्लीकेशन फॉर्म की। 2025 में ना जो ये एप्लीकेशन फॉर्म थी, इसकी जो डेट थी वो ऐसी थी: जनरल कैटेगरी के लिए 1000, ओबीसी के लिए 900, और एस सी एस टी बाकी सब कैटेगरीज के लिए 800, और अगर आप जो सेंटर है वो आउटसाइड इंडिया है तो 4500। ठीक है, ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स की फ़ीस है। फॉर एवरी एडिशनल सब्जेक्ट, जो कि हमारे अब तक के 5 सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, हर सब्जेक्ट के लिए 400 लगेंगे। तो जैसे आपने अगर 2 सब्जेक्ट चूज़ किए तो आपके 1000 प्लस 800। ठीक है, तो इतना आप एक आइडिया, आपको एक फिगर एक माइंड में रहे जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब इस एग्ज़ाम की जो बेसिक हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि ये ना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है आपका, और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम भी है। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे इसके अंदर, सब्जेक्टिव नहीं है, मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं लिखना है इसको, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और जितने भी एग्ज़ाम है वो 60 मिनट्स पर पेपर आपको मिलेंगे अपना पेपर सॉल्व करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो अलाउड हैं वो 5 हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो है CUET.NTA.NIC.in और NTA.AC.in। इन वेबसाइट्स पे जाके आप इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जाएँ वहाँ पे पढ़ें। एग्ज़ाम की तैयारी से पहले एग्ज़ाम में आप कहाँ आप घुसने वाले हैं, किस चीज़ में, उसका पूरा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी तैयारी बेस्ट होगी। अपना जो सी यू टी का एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो इस तरीके से बेसिकली, तो एक तो ये 13 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, जो कि अपनी हैं ये एसएमीज़ है, बंगाली है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो आपका पेपर, जिस मोड ऑफ लैंग्वेज जो आप अपना पेपर देना चाहते हैं, कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, गुजराती में देना चाहते हैं, जो आपका लैंग्वेज फॉर्मेट होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं इन 13 लैंग्वेजेस में। पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही बता देनी है उनको, कि भाई मैं इंग्लिश में दूंगी, मैं गुजराती में दूंगी, हिंदी में दूंगी, तेलुगु में दूंगी। ये आपको तभी डिसाइड कर लेना है, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे,
तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको फिल करना, और अपनी जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड और कंफर्ट है, जो जिसमें आपने अपनी पढ़ाई की है, उसी में आप उसको फिल करना। तो अपना जो सिलेबस है ना, वो जो अपना एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 3 फॉर्म उसमें होगा सेक्शंस में। लैंग्वेज सब्जेक्ट अपना, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या है कि आपकी लैंग्वेज को हम चेक करेंगे कि भाई आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लिटरेरी एप्टीट्यूड है कि नहीं है, वोकेबलरी है कि नहीं है, वो हमारा इस वाले सब्जेक्ट में चेक होगा। फिर हमारा डोमेन सब्जेक्ट, मतलब डोमेन सब्जेक्ट होगा कैसे, एक तो आप ये याद रखना कि एनसीईआरटी का सिलेबस ही उस सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। जैसे अगर आपने चूज़ करा मानो बायो, ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का बायो का सिलेबस है ना, वही इस वाले सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। तो आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है बेस्ड ऑन आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है। ये इस बात पर डिपेंड करता है। और इस वाले सीयूटी एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा लिबर्टी है कि आप बायो चूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स एंडलेस है, मतलब जो ऑप्शंस हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उससे जाएं और अपना जो आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट है और जो आपका टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उसके बेसिस पे अपने सिलेक्ट करें। फिर थर्ड अपना जो है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका चेक करेगा, जीके चेक करेगा, करंट अफेयर्स आइडिया, तीन दुनिया में क्या हो रहा है ये पता है कि नहीं पता है, जनरल मेंटल एबिलिटी है कि नहीं है, कि आप एक को बी से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, और न्यूमेरिकल एबिलिटी है कि नहीं है, नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग है कि नहीं है, ये पता कर, ये इस एग्ज़ाम के थ्रू वो पता करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, और हर जो टेस्ट पेपर है ना अपना, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और हर जो अपने क्वेश्चंस हैं दे आर कंपलसरी, सारे के सारे ही। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने 50 क्वेश्चन आपको दिए और मैंने कहा 40 कर लो, ऐसा नहीं है। आपको 50 आते हैं, आप 50 के 50 करो, सारे के सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी हैं, ये बात आप याद रखना। अब हम मार्किंग पे आते हैं। इसके अंदर ना एक करेक्ट आंसर का आपको मिलेगा +5, पर अगर आप एक भी गलत आंसर करेंगे तो उसका -1 मिलेगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिसका आपने कोई जवाब नहीं दिया, उस पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका आपका 0 मार्क्स रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कि 15 जो है 50 जो हमारे पेपर हैं वो हैं क्वेश्चंस, वो कंपलसरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं भी आता तो उठा के गलत आंसर मार्क कर दिया उसमें। आप अगर आपको लगता है कि इसका तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है तो उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देना, उसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर के +5, नेगेटिव आंसर के -1, और अनअटेम्प्टेड अगर आप छोड़ो तो कितने 0। फिर अपना आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम का? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 12th या इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम है, या तो वो आपने पास कर रखा हो या फिर आप उसमें अपीयर हो रहे हो। इस एग्ज़ाम की ना कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट नहीं है इसकी। बट आप अपना आपको ये याद रखना होगा कि ये इस एग्ज़ाम का ये जो ये है ना, ये इस एग्ज़ाम के लिए है, पर हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की ना अपनी एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है, क्राइटेरिया होता है। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, आप उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके पता करें कि उनकी एलिजिबिलिटी, जो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जाने के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप पता करें कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये खाली इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनके अपने इंडिपेंडेंट क्राइटेरियाज होंगे, आप वहाँ जाके चेक करें कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद आप शुरू करें अपनी तैयारी। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर फॉर CUET। अपना जो अपनी CUET के आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना रहेगा, रजिस्टर करना होगा, जैसे हम मोस्टली सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं। आप अपना फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन फॉर्म। एक बात आप ध्यान रखें, स्पेशली फ़ोटो और सिग्नेचर के टाइम पर, वो हम सब मुझे लगता है इससे एक बार निकल चुके हैं कि सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, बस एक फ़ोटो ही अपलोड नहीं हो रही, वो नॉट अपलोडेड ही दिखाई जा रही है। वो यूजुअली होता है साइज़ की वजह से, कि जो फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, तो ये याद रखो कि जो तुम्हारी जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो 10 से 200 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है JPG या JPEG इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। और जो अपना सिग्नेचर है वो तुम स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, वो भी 10 से 50 KB के बीच का ही होना चाहिए। उससे ऊपर होगा ना तो अपलोड नहीं होगा, नीचे होगा 10 से तो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, और ये भी अपना किस फॉर्मेट में होना चाहिए? JPG
और JPEG फॉर्मेट में। इनमें से कोई इसकी इन दोनों के अलावा कोई और फॉर्मेट होगा तो वो अपलोड ही नहीं होगा और आप बेकार में परेशान होते रहोगे। तो इस बात का पहले से ही ध्यान रखना, जब अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हो ना फॉर्म भरने से पहले, ये सब चीज़ें चेक करके रखना ताकि फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। और इसकी जो फीस है ना वो भी आप ऑनलाइन ही पे करेंगे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, जो भी उसमें ऑप्शंस दिए होंगे आपको ऑनलाइन ही इसकी फ़ी पे करनी है। कुछ भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं है इसका। जब आपने एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया आपने, उसके बाद में ना जो आपके पास जो स्लिप आती है, कन्फर्मेशन स्लिप कि भाई आपने भर दिया अपना फॉर्म, या आपका एप्लीकेशन नंबर है, सब कुछ वगैरह, वो आप डाउनलोड ज़रूर करें क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में वो एप्लीकेशन नंबर ही आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड करके एक अच्छी जगह, सिक्योर जगह सेव कर लें। उसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे एग्ज़ाम के लिए? अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया कि साइज़ का ध्यान रखना उन फोटोज़ और सिग्नेचर वाली जो फ़ोटोज़ हैं तुम्हारी। ठीक है, एक कोई भी तुम्हारा ID प्रूफ, आधार ID प्रूफ, और पेमेंट डिटेल्स, जो भी आप पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, वो आपके पास हैंडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म के बीच में ही अब ये ढूंढने चलता हूँ, उससे हमेशा फॉर्म भरते टाइम कोई ना कोई गलती होगी ही होगी। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले जो जो तुम्हें फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड है उसको अपने पास अच्छे से रख लेना, और ताकि तुम कोई भी फॉर्म भरते टाइम गलती ना करो। ठीक है, अपना जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट और काउंसलिंग है, एडमिट कार्ड यूजुअली अपने एग्ज़ाम से 4 दिन पहले रिलीज़ करता है, और रिज़ल्ट हमारा, जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारा मार्च में फॉर्म निकलता है तो जून में हमारा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और काउंसलिंग कैसे होती है कि यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होती है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना उसके बाद में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगी और अपनी काउंसलिंग का स्केड्यूल निकालेंगी। तो उस बेसिस पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप देख लेना कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और कब उनका काउंसलिंग स्केड्यूल है। ठीक है, इसके बाद में जब आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में हमेशा रखें। पहले तो अपना सिलेबस समझें, जो आपका CUT एग्ज़ाम में जो सिलेबस आने वाला है उसको समझें कि क्या क्या उसमें कवर्ड है। जैसा मैंने बताया NCERT का सिलेबस ही आएगा, तो NCERT का सिलेबस पहले तो देखिए कि कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक मिस कर दिया। अपना टाइम टेबल बनाओ कि मैं दिन में 2 से 3 घंटे तो इसको दूंगा ही दूंगा स्टार्टिंग में। बाद में जा जाके तो हम ज़्यादा घंटे देंगे, पर स्टार्टिंग में तो मैं 3-4 घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इससे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हमारा पेपर पास आता जाएगा हम मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो अपने ज़्यादा, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए जिस पेपर तुम दे रहे हो तो उसके तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो कि जिस दिन तुम पेपर दे रहे हो तुम्हें लगा ही नहीं कि तुम पेपर देने गए हो, क्योंकि तुम तो पहले से ही रोज़ ही पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी उस जोन में जा चुका है, तुम्हें अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज करो, डेली रिविजन्स और वीकली रिविजन्स। ठीक है, डेली और वीकली ये रिविजन्स करो अपनी, ताकि जो भी तुमने पढ़ा है आज वो ऐसा नहीं हो कि तुम्हें 2 हफ्ते के बाद याद ही नहीं रहा। और वो हम सबके साथ होता है, अगर हम कुछ पढ़ें तो उस दिन तो लगता है कि बस आज तो सब समझ में आ गया, अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और फिर 2-3 हफ्ते के बाद में याद ही नहीं आता कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ताकि अपने एफर्ट वेस्ट ना हो तो मेक श्योर करो कि तुम डेली रिवाइज करो, और जो हफ्ते भर में तुमने पढ़ा है हफ्ते का अंत होते टाइम वो सारा का सारा 1-1.5 घंटा लगा के सारा रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि तुम कुछ भूलो नहीं। और ये वाली प्रैक्टिस स्पेशली एग्जाम से 2 महीने पहले तो फॉर श्योर शुरू कर दो। ठीक है, और मोटिवेटेड रहो, जो होगा देखा जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तब का तब देखेंगे। अपने हाथ में खाली मेहनत करना है, तो मेक श्योर कि तुम मेहनत करो, बाद में बात का देखेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।